जय भीम दोस्तों। आजकल भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां खुद को बाबा साहेब का अनुयायी कहती हैं। सभी नेता सत्ता में आने के लिए बड़े बड़े मंचों से जय भीम का नारा लगाते हैं और संविधान को बचाने की बात करते हैं। आज की वीडियो में तर्कों और तथ्यों के आधार हम जानेंगे कि असली अंबेडकरवादी पार्टी आजाद समाज पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी, जिसकी विस्तार पूर्वक चर्चा हम आज की वीडियो में हम करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी की। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का दलितों के प्रति रवैया और उनके द्वारा बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के नाम पर की जाने वाली राजनीति भारतीय समाज के सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक है। जब राहुल गांधी खुद को बाबा साहेब का अनुयायी बताते हैं और संविधान की रक्षा के लिए आजीवन संघर्ष करने की बात करते हैं, तो यह सुनने में दिल को छू लेता है। ये वादा उन लाखों दलितों के दिलों में उम्मीद जगाता है जो सदियों से सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार रहे हैं। लेकिन जब इन बड़े बड़े वादों की सच्चाई को परखने का समय आता है, तो मन में एक गहरा दर्द और निराशा उभरती है। कांग्रेस पार्टी, जो देश की सत्ता में दशकों तक काबिज रही, और राहुल गांधी, जो स्वयं को दलितों का मसीहा बताते हैं, बार बार उस विश्वास को चकनाचूर करते हैं जो दलित समुदाय ने उन पर जताया। यह विश्वासघात केवल नीतियों की नाकामी नहीं, बल्कि एक गहरे भावनात्मक आघात का प्रतीक है जो दलितों के दिलों में गहरी चोट छोड़ता है। कांग्रेस का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक गौरव और विवादों का मिश्रण रहा है। यह वही पार्टी है जिसने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे नेताओं के नेतृत्व में देश को दिशा दी। बाबा साहेब के संविधान को लागू करने में कांग्रेस की भूमिका थी और दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना एक महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन क्या यह कदम दिल से उठाया गया था या केवल संवैधानिक औपचारिकता थी? बाबा साहेब ने दलितों के लिए केवल आरक्षण की बात नहीं की थी। उनकी दृष्टि थी एक ऐसा समाज जहां दलित न केवल बराबरी के हकदार हों, बल्कि नेतृत्व के शिखर पर पहुंचे। लेकिन कांग्रेस के 50 साल के शासन में क्या ऐसा हुआ? नहीं। यह एक कड़वा सच है कि कांग्रेस ने कभी किसी दलित को देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं दिया। यह उस समुदाय के साथ एक गहरा अन्याय है जिसने बाबा साहेब के सपनों को सच करने की उम्मीद में बार बार कांग्रेस को चुना। यह विश्वासघात उस दर्द को और गहरा करता है जो दलित समुदाय ने सदियों से सहा है। राहुल गांधी का बाबा साहेब का अनुयायी होने का दावा तब और खोखला लगता है जब हम उनकी पार्टी के रवैये को देखते हैं। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और राहुल गांधी संविधान और आरक्षण के नाम पर वोट मांगते हैं। वे मंचों पर भावुक भाषण देते हैं, दलितों के दर्द को अपना बताते हैं और संविधान को खतरे में बताकर वोटरों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बात नीतिगत स्तर पर दलितों के हितों की रक्षा करने की आती है, तो उनकी जुबान को लकवा मार जाता है। उदाहरण के लिए, आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान, जो दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के बीच आरक्षण के लाभ को सीमित करता है, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस का मौन असहनीय है। यह प्रावधान उन दलितों को आरक्षण से वंचित करता है जो आर्थिक रूप से थोड़ा बेहतर हो चुके हैं, लेकिन सामाजिक भेदभाव का दंश आज भी झेलते हैं। बाबा साहेब ने आरक्षण को सामाजिक समानता का हथियार बनाया था, न कि आर्थिक मापदंड का खेल। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर क्यों चुप रहती है? यह चुप्पी दलितों के दिल में एक सवाल छोड़ती है। क्या कांग्रेस का दलित प्रेम केवल वोट की खातिर है? कांग्रेस के लंबे शासनकाल में दलितों के लिए कई योजनाएं बनी, लेकिन उनका कार्यान्वयन हमेशा आधा अधूरा रहा। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम लागू हुआ, लेकिन क्या यह कानून दलितों पर होने वाले अत्याचारों को रोक पाया? ग्रामीण भारत में आज भी दलितों को मंदिरों में घुसने से रोका जाता है, उनके साथ मारपीट होती है और सामाजिक बहिष्कार का दंश उन्हें सहना पड़ता है। यह दर्द केवल आंकड़ों का नहीं, बल्कि उन लाखों दलित परिवारों की पीड़ा का है जो हर दिन अपमान और अन्याय सहते हैं। कांग्रेस, जो इतने वर्षों तक सत्ता में रही, इस सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं चला सकी? यह सवाल हर उस दलित के मन में गूंजता है जो बाबा साहेब के सपनों को सच होते देखना चाहता है। राहुल गांधी की छवि एक ऐसे नेता की है जो बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन उन वादों को पूरा करने की इच्छा शक्ति में कमी दिखाई देती है। जब वे बाबा साहेब के संविधान की रक्षा की बात करते हैं, तो उनके शब्दों में जोश तो दिखता है,
लेकिन उस जोश के पीछे कितनी सच्चाई है? संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है। यह उन लाखों दलितों की आशा है जो इसके जरिए बराबरी का सपना देखते हैं। लेकिन कांग्रेस ने इस सपने को कितना सच किया? दलितों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान देने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए? आज भी दलित समुदाय शिक्षा और रोजगार के मामले में मुख्य धारा से कोसों दूर है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के बावजूद उच्च पदों पर दलितों की उपस्थिति न के बराबर है। निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात तो दूर, कांग्रेस ने इस दिशा में कोई गंभीर चर्चा तक शुरू नहीं की। यह निष्क्रियता उस दलित युवा के दिल को चोट पहुंचाती है जो अपने परिवार का पहला स्नातक बनकर भी नौकरी के लिए दर दर भटकता है। कांग्रेस की यह दोमुही नीति तब और उजागर होती है जब हम उसके गठबंधनों को देखते हैं। कई बार कांग्रेस ने उन दलों के साथ हाथ मिलाया जिनका दलित विरोधी रवैया जग जाहिर है। यह अवसरवादी राजनीति दलित समुदाय के प्रति कांग्रेस की सच्चाई को उजागर करती है। राहुल गांधी के भाषणों में दलितों के प्रति सहानुभूति तो दिखती है, लेकिन जब बात जमीन पर बदलाव लाने की आती है तो उनकी पार्टी खामोश हो जाती है। दलितों पर होने वाली हिंसा के मामलों में कांग्रेस का रवैया प्रायः ढुलमुल रहा है। जब कोई दलित महिला या पुरुष हिंसा का शिकार होता है तो कांग्रेस के बड़े नेता मंचों पर तो शोर मचाते हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई के लिए उनकी इच्छा शक्ति कहां चली जाती है? यह निष्क्रियता दलित समुदाय के उस दर्द को और गहरा करती है जो वे हर दिन जीते हैं। दलितों का सशक्तिकरण केवल आरक्षण से नहीं होगा। बाबा साहेब ने शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता की बात की थी, लेकिन कांग्रेस ने इन क्षेत्रों में कितना काम किया? दलितों के लिए शिक्षा और कौशल विकास की योजनाएं सीमित रहीं, और जो बनी उनका लाभ ज्यादातर शहरी दलितों तक पहुंचा। ग्रामीण भारत का दलित आज भी गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक बहिष्कार का शिकार है। यह उस मां का दर्द है जो अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए दिन रात मेहनत करती है, लेकिन उसे सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यह उस पिता की पीड़ा है जो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कर्ज लेता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। कांग्रेस ने इन परिवारों के दर्द को समझने की कोशिश क्यों नहीं की? राहुल गांधी का बाबा साहेब का अनुयायी होने का दावा तब और कमजोर पड़ता है जब हम देखते हैं कि उनकी पार्टी ने दलित नेताओं को हाशिए पर रखा। जगजीवन राम जैसे दिग्गज नेता जो अपनी योग्यता के दम पर शीर्ष नेतृत्व के हकदार थे, कभी वह स्थान नहीं पा सके। कांग्रेस में सत्ता का केंद्र हमेशा गांधी परिवार के इर्द गिर्द रहा। यह स्थिति दलित समुदाय को यह संदेश देती है कि उनकी जगह केवल वोट देने तक सीमित है, नेतृत्व करने तक नहीं। यह विश्वासघात उस दलित युवा के सपनों को तोड़ता है जो राजनीति में आकर अपने समुदाय की आवाज बनना चाहता है। कुल मिलाकर राहुल गांधी और कांग्रेस का दलितों के प्रति रवैया केवल शब्दों की बाजीगरी सा प्रतीत होता है। उनके वादे और बयान दिल को छूते हैं, लेकिन उनकी नीतियां और कार्यशैली उस विश्वास को तोड़ देती हैं। बाबा साहेब के सपनों को सच करने के लिए केवल नारे नहीं, बल्कि दिल से की गई मेहनत चाहिए। अगर कांग्रेस और राहुल गांधी वास्तव में दलितों के हितैषी हैं, तो उन्हें अपनी नीतियों में ईमानदारी लानी होगी। उन्हें यह समझना होगा कि दलित समुदाय केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि इस देश का अभिन्न अंग है, जिसके बिना भारत का विकास अधूरा है। अगर वे बाबा साहेब के अनुयायी बनना चाहते हैं, तो उन्हें उस दर्द को महसूस करना होगा जो हर दलित अपने दिल में लिए जीता है। अन्यथा यह केवल एक और खोखला वादा होगा जो दलित समुदाय के जख्मों पर नमक छिड़केगा। अब बात करते हैं अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी का बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने और आरक्षण की रक्षा करने का दावा भारतीय राजनीति में एक ऐसा नारा है जो सुनने में तो दिल को छूता है, लेकिन इसकी सच्चाई की पड़ताल करने पर दलित समुदाय के दिल में गहरा दर्द और निराशा उभरती है। जब अखिलेश यादव मंचों पर खड़े होकर बाबा साहेब के अनुयायी होने की बात करते हैं, तो यह उन लाखों दलितों और बहुजन समाज के लोगों की आशाओं को हवा देता है जो सदियों से सामाजिक अन्याय और भेदभाव का शिकार रहे हैं। लेकिन जब हम समाजवादी पार्टी के सत्ता में रहते हुए किए गए कार्यों को देखते हैं, तो यह दावा खोखला और दिखावटी प्रतीत होता है। यह दर्द उस दलित के दिल का है जो बाबा साहेब के सपनों को सच करने की उम्मीद में समाजवादी पार्टी को वोट देता है, लेकिन बदले में उसे विश्वासघात और अपमान ही मिलता है। यह आलोचना समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की उस दोमुही नीति की है जो दलितों और बहुजन समाज के साथ
केवल वोट की खातिर छल करती है। समाजवादी पार्टी का इतिहास उत्तर प्रदेश की राजनीति में गहरे तक जुड़ा हुआ है। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक इस पार्टी ने सामाजिक न्याय की बात को अपने झंडे पर चढ़ाया। लेकिन जब सत्ता में रहने का मौका मिला, तो क्या समाजवादी पार्टी ने बाबा साहेब की दृष्टि को साकार करने के लिए ठोस कदम उठाए? जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और इस दौरान पार्टी ने जो कदम उठाए, वे दलितों और बहुजन समाज के प्रति उनके असली इरादों को उजागर करते हैं। सबसे दुखद और शर्मनाक बात यह थी कि समाजवादी पार्टी ने बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने जिलों, स्कूलों और योजनाओं के नाम बदल दिए। यह केवल नाम बदलने की बात नहीं थी, यह उस सम्मान और पहचान को मिटाने की कोशिश थी जो दलित और बहुजन समाज के लिए बाबा साहेब जैसे महापुरुषों के नाम से जुड़ी थी। यह उस दलित बच्चे के दिल का अपमान था जो अपने स्कूल के बाहर बाबा साहेब के नाम की पट्टिका देखकर गर्व महसूस करता था। यह उस बुजुर्ग की पीड़ा थी जो अपने जिले के नाम में अपने महापुरुषों की विरासत देखता था। अखिलेश यादव का संविधान बचाने का दावा तब और खोखला लगता है जब हम देखते हैं कि उनकी सरकार ने दलितों और बहुजन समाज के हितों को कितना नजरअंदाज किया। उदाहरण के लिए, समाजवादी पार्टी ने अपनी सत्ता के दौरान प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ खुला विरोध किया। यह वही आरक्षण था जिसे बाबा साहेब ने दलितों और पिछड़ों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हथियार बनाया था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस हथियार को कमजोर करने की कोशिश की। यह उस दलित कर्मचारी के सपनों पर कुठाराघात था जो मेहनत और योग्यता के बल पर उच्च पदों तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। समाजवादी पार्टी का यह रवैया उस विश्वास को तोड़ता है जो दलित समुदाय ने उनमें जताया था। लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी संविधान और आरक्षण की रक्षा की बात करते हैं। वे मंचों पर भावुक भाषण देते हैं, बाबा साहेब के विचारों को दोहराते हैं और दलितों पिछड़ों के हक की बात करते हैं। लेकिन यह केवल चुनावी जुमलेबाजी है। जब सत्ता में थे, तब समाजवादी पार्टी ने दलितों और बहुजन समाज के प्रति अपनी असंवेदनशीलता को बार बार दिखाया। बहुजन महापुरुषों के नाम पर बने स्मारकों, जिलों और योजनाओं के नाम बदलना केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं था, यह दलितों और बहुजन समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ था। यह उस मां की पीड़ा थी जो अपने बच्चों को बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने की सीख देती थी, लेकिन देखती थी कि उनके नाम को सरकारी दस्तावेजों से मिटाया जा रहा है। यह उस युवा का गुस्सा था जो अपने महापुरुषों की विरासत को अपमानित होते देखकर भी चुप रहने को मजबूर था। समाजवादी पार्टी का यह रवैया केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं था। उनकी सरकार ने सरकारी ठेकों में आरक्षण को खत्म किया और निजी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए शून्य शुल्क पर प्रवेश की सुविधा को बंद कर दिया। ये फैसले उस दलित परिवार के लिए एक झटका थे जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता था। यह उस युवा की आशाओं का अंत था जो शिक्षा के बल पर अपने परिवार की किस्मत बदलना चाहता था। समाजवादी पार्टी का यह रवैया बाबा साहेब के उन सिद्धांतों के खिलाफ था जो शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को सामाजिक समानता का आधार मानते थे। अखिलेश यादव का हालिया रुख, जहां वे पीढ़ियों, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की एकता की बात करते हैं, दिखावटी लगता है। यह रणनीति केवल वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश है, न कि दलितों और बहुजन समाज के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता। अगर समाजवादी पार्टी वास्तव में बाबा साहेब के अनुयायी होती, तो उनकी सरकार में दलितों के खिलाफ भेदभाव को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाते। लेकिन हकीकत यह है कि दलितों पर अत्याचार के मामले में समाजवादी पार्टी की सरकार का रवैया ढुलमुल रहा। दलित महिलाओं और पुरुषों पर होने वाली हिंसा के खिलाफ कोई मजबूत कार्रवाई नहीं की गई। यह उस दलित महिला का दर्द है जो न्याय की आस में थानों के चक्कर काटती है, लेकिन उसे केवल आश्वासन मिलते हैं। यह उस दलित युवा का गुस्सा है जो अपने समुदाय के अपमान को देखकर भी मजबूर है। बाबा साहेब ने संविधान को एक ऐसा दस्तावेज बनाया जो दलितों और बहुजन समाज को बराबरी का हक देता था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए इस संविधान की आत्मा को कमजोर करने का काम किया। उनके शासन में दलितों और बहुजन समाज के लोगों को वह सम्मान और अवसर नहीं मिले जिनके वे हकदार थे। अखिलेश यादव का बाबा साहेब के नाम पर वोट मांगना उस दलित के दिल के साथ मजाक है जो हर दिन सामाजिक भेदभाव का सामना करता है। यह उस बुजुर्ग की भावनाओं का अपमान है जो बाबा साहेब के सपनों को सच होते देखना चाहता था।
समाजवादी पार्टी का संगठनात्मक ढांचा भी दलितों और बहुजन समाज के प्रति उनकी उदासीनता को दर्शाता है। पार्टी में नेतृत्व का केंद्र हमेशा एक खास समुदाय के इर्द गिर्द रहा। दलित नेताओं को प्रायः प्रतीकात्मक भूमिकाएं दी गईं, लेकिन सत्ता का असली नियंत्रण कुछ चुनिंदा नेताओं के हाथों में रहा। यह उस दलित कार्यकर्ता के सपनों पर चोट है जो समाजवादी पार्टी में शामिल होकर अपने समुदाय की आवाज बनना चाहता था। अखिलेश यादव की पीढ़ीय नीति केवल एक चुनावी नारा है, जिसका असली मकसद वोटों को एकजुट करना है, न कि दलितों और बहुजन समाज को सशक्त बनाना। दलितों और बहुजन समाज का सशक्तिकरण केवल नारों से नहीं होगा। बाबा साहेब ने शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक समानता की बात की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी सत्ता के दौरान इन क्षेत्रों में कोई ठोस काम नहीं किया। ग्रामीण भारत में दलित आज भी गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक बहिष्कार का शिकार हैं। ये उस मां का दर्द है जो अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए कर्ज लेती है, लेकिन उसे सामाजिक अपमान सहना पड़ता है। यह उस पिता की पीड़ा है जो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती। समाजवादी पार्टी ने इन परिवारों के दर्द को समझने की कोशिश क्यों नहीं की? अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का दलितों और बहुजन समाज के प्रति रवैया केवल शब्दों की बाजीगरी है। उनके वादे और बयान भावुक तो लगते हैं, लेकिन उनकी नीतियां और कार्यशैली उस विश्वास को तोड़ देती हैं। बाबा साहेब के सपनों को सच करने के लिए दिल से की गई मेहनत चाहिए, न कि खोखले नारे। अगर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी वास्तव में बाबा साहेब के अनुयायी हैं, तो उन्हें अपनी नीतियों में ईमानदारी लानी होगी। उन्हें यह समझना होगा कि दलित और बहुजन समाज केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि इस देश का अभिन्न अंग है, जिसके बिना भारत का विकास अधूरा है। अगर वे बाबा साहेब के विचारों को साकार करना चाहते हैं, तो उन्हें उस दर्द को महसूस करना होगा जो हर दलित और बहुजन अपने दिल में लिए जीता है। अन्यथा यह केवल एक और दिखावटी वादा होगा जो दलित समुदाय के जख्मों पर नमक छिड़केगा। अब बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण की। चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम आज दलित राजनीति में तेजी से उभर रहा है। वे खुद को बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब का सच्चा अनुयायी बताते हैं। उनके भाषणों में जोश है, बाबा साहेब के मिशन को पूरा करने का दावा है और दलितों के हितों के लिए आजीवन संघर्ष करने की बात है। यह सुनकर लाखों दलित युवाओं के दिल में एक उम्मीद जागती है। शायद यह वह नेता है जो बाबा साहेब के सपनों को हकीकत में बदलेगा। लेकिन जब उनके कार्यों और फैसलों की गहराई में उतरकर देखते हैं, तो यह उम्मीद धुंधली पड़ने लगती है। चंद्रशेखर आजाद रावण की अलग संगठन और पार्टी बनाने की जिद ने बहुजन समाज में एकता की जगह बिखराव को जन्म दिया है। यह उस दलित के दिल का दर्द है जो बाबा साहेब के एक झंडे के नीचे एकजुट होने का सपना देखता है। यह उस मां की पीड़ा है जो अपने बच्चों को सामाजिक समानता का सबक देती है, लेकिन समाज को टुकड़ों में बांटा देखती है। यह आलोचना चंद्रशेखर आजाद रावण की उस कार्यशैली की है जो बाबा साहेब के मिशन को कमजोर करती है और बहुजन समाज की एकता को तोड़ती है। बाबा साहेब आंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब ने दलित और बहुजन समाज को एकजुट करने का सपना देखा था। बाबा साहेब ने संविधान के जरिए दलितों को बराबरी का हक दिया और कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बसपा बनाकर उस सपने को राजनीतिक ताकत दी। बसपा ने दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एक मंच पर लाकर साबित किया कि एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मायावती जी के नेतृत्व में बसपा ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सरकार बनाई और दलितों को वह सम्मान दिलाया जो कभी असंभव लगता था। यह वह विरासत है जिसे बाबा साहेब और कांशीराम साहब ने खून पसीने से बनाया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस विरासत को मजबूत करने के बजाय अपनी अलग आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी बनाकर बहुजन समाज को बांटने का काम किया। यह उस दलित कार्यकर्ता के दिल का विश्वासघात है जो बसपा के झंडे तले बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। चंद्रशेखर आजाद रावण का दावा कि वे बाबा साहेब के मिशन को पूरा करेंगे तब खोखला लगता है जब हम उनके अलग संगठन बनाने के फैसले को देखते हैं। अगर वे वास्तव में बाबा साहेब के अनुयायी हैं, तो उन्हें बसपा जैसे स्थापित मंच को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए थी। बसपा पहले से ही बहुजन समाज की राष्ट्रीय पार्टी है, जिसके पास संगठन, अनुभव और जनाधार है। फिर अलग से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी?
यह फैसला केवल व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का परिणाम प्रतीत होता है, न कि दलित हितों की रक्षा का। यह उस दलित युवा के सपनों पर चोट है जो बाबा साहेब के एक झंडे के नीचे एकजुट होकर सामाजिक अन्याय से लड़ना चाहता है। यह उस बुजुर्ग की निराशा है जो कांशीराम साहब के आंदोलन को देखकर बड़ा हुआ और अब बहुजन समाज को बिखरता देख रहा है। चंद्रशेखर आजाद रावण की लोकप्रियता, खासकर युवाओं में, उनकी जोशीली बयानबाजी और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की शैली से आई है। नगीना लोकसभा सीट से उनकी जीत ने उन्हें दलित राजनीति में एक बड़े चेहरे के रूप में स्थापित किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जीत बहुजन समाज की एकता को मजबूत करती है या इसे और कमजोर करती है? उनकी जीत ने बसपा को कमजोर किया, जो पहले से ही उत्तर प्रदेश में दलितों की सबसे बड़ी ताकत थी। यह बिखराव उस दलित परिवार के लिए एक झटका है जो बसपा के जरिए अपनी आवाज को संसद तक पहुंचता देखता था। चंद्रशेखर आजाद रावण की यह कार्यशैली बाबा साहेब के उस सिद्धांत के खिलाफ है जिसमें उन्होंने एकता को सबसे बड़ी ताकत बताया था। बाबा साहेब ने कहा था कि संगठन और एकता के बिना दलित समाज अपने हक नहीं पा सकता। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण का अलग रास्ता चुनना उस एकता को तोड़ने का काम करता है। चंद्रशेखर आजाद रावण के समर्थक कह सकते हैं कि बसपा में नेतृत्व की कमी या कार्यशैली में खामियां थीं, जिसके कारण उन्होंने अलग संगठन बनाया। लेकिन क्या यह बहाना बहुजन समाज को बांटने का औचित्य साबित करता है? अगर बसपा में कमियां थीं, तो उन्हें सुधारने के लिए अंदर रहकर लड़ाई लड़नी चाहिए थी। कांशीराम साहब ने खुद बसपा को मजबूत करने के लिए सालों तक मेहनत की। मायावती जी ने उस मिशन को आगे बढ़ाया और दलितों को सत्ता का स्वाद छकाया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण ने धैर्य और एकता की जगह जल्दबाजी और अलगाव का रास्ता चुना। यह उस दलित कार्यकर्ता के साथ अन्याय है जो बसपा के लिए गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ता है। यह उस मां की भावनाओं का अपमान है जो अपने बच्चे को बसपा का झंडा थमाकर बाबा साहेब के मिशन की बात सिखाती है। चंद्रशेखर आजाद रावण की कार्यशैली पर सवाल तब और गहराते हैं जब हम उनके संगठन के कामकाज को देखते हैं। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने दलितों के मुद्दों पर प्रदर्शन तो किए, लेकिन क्या इनका कोई दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा? बाबा साहेब ने दलितों को शिक्षा, संगठन और संघर्ष का मंत्र दिया था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण का जोर केवल सड़क पर प्रदर्शन और बयानबाजी पर दिखता है। शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनके संगठन ने क्या ठोस कदम उठाए? यह सवाल उस दलित युवा के मन में उठता है जो पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी के लिए भटक रहा है। यह पीड़ा उस परिवार की है जो गरीबी और सामाजिक भेदभाव से जूझ रहा है। अगर चंद्रशेखर आजाद रावण वास्तव में बाबा साहेब के मिशन को पूरा करना चाहते हैं, तो उन्हें केवल मंचों पर बोलने के बजाय जमीन पर काम करना होगा। चंद्रशेखर आजाद रावण की आलोचना का एक और पहलू उनकी राजनीतिक रणनीति है। कई लोग मानते हैं कि उनकी पार्टी और संगठन ने बसपा के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाया, जिससे दलितों की राजनीतिक ताकत कमजोर हुई। यह बिखराव उस दलित के लिए एक त्रासदी है जो अपनी आवाज को संसद में सुनना चाहता है। अगर चंद्रशेखर आजाद रावण और बसपा एक साथ काम करते तो शायद दलितों की ताकत और बढ़ती, लेकिन उनकी जिद और अलगाववादी रवैये ने इस संभावना को खत्म कर दिया। यह उस दलित बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ है जो बाबा साहेब के सपनों को सच होते देखना चाहता है। चंद्रशेखर आजाद रावण की लोकप्रियता का एक कारण उनकी साहसी छवि है। वे दलितों पर अत्याचार के खिलाफ बोलते हैं और कई बार पीड़ित परिवारों के पास पहुंचकर उनकी मदद करते हैं। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? बाबा साहेब का मिशन केवल अत्याचार के खिलाफ बोलने तक सीमित नहीं था। उनका सपना था एक ऐसा समाज जहां दलितों को बराबरी का हक मिले, जहां वे नेतृत्व करें और जहां सामाजिक भेदभाव खत्म हो। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण का अलग संगठन बनाना इस सपने को कमजोर करता है। यह उस दलित महिला का अपमान है जो अपने बच्चों को बाबा साहेब की जीवनी पढ़ाती है और एकजुट रहने की सीख देती है। कुल मिलाकर चंद्रशेखर आजाद रावण का बाबा साहेब और कांशीराम साहब के मिशन को पूरा करने का दावा उनकी कार्यशैली से मेल नहीं खाता। उनकी अलग पार्टी और संगठन बनाने की जिद ने बहुजन समाज में एकता की जगह बिखराव को जन्म दिया। यह बिखराव उस दलित के दिल का दर्द है जो बाबा साहेब के एक झंडे के नीचे एकजुट होने का सपना देखता है। यह उस कार्यकर्ता की निराशा है जो बसपा के लिए मेहनत करता है लेकिन अपनी ताकत को बढ़ता देखता है। अगर चंद्रशेखर आजाद रावण वास्तव में बाबा साहेब के अनुयायी हैं, तो उन्हें अपनी महत्वाकांक्षा को किनारे रखकर
बहुजन समाज की एकता के लिए काम करना होगा। बाबा साहेब का मिशन तभी पूरा होगा जब दलित और बहुजन समाज एक साथ आए। अन्यथा यह केवल व्यक्तिगत लोकप्रियता का खेल होगा, जो बाबा साहेब के सपनों पर एक और चोट साबित होगा। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी और इसके नेतृत्व में मायावती जी का योगदान भारतीय राजनीति और दलित बहुजन समाज के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है। यह वह कहानी है जो हर उस दलित और बहुजन के दिल में गर्व और स्वाभिमान की लौ जलाती है, जो सदियों से सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार रहा। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के मिशन को जमीन पर उतारने और मान्यवर कांशीराम साहब के सपनों को हकीकत में बदलने का काम अगर किसी ने किया, तो वह है बहुजन समाज पार्टी और इसकी सशक्त नेत्री मायावती जी। ये केवल एक राजनीतिक दल की कहानी नहीं है, ये उस मां की उम्मीद है जो अपने बच्चे को बाबा साहेब की जीवनी पढ़ाती है। ये उस युवा का जोश है जो बसपा के नीले झंडे को थामकर गर्व से कहता है कि वह बराबरी का हकदार है। यह उस बुजुर्ग की आंखों का सुकून है जो अपने जीवन काल में दलितों को सत्ता के शिखर पर देखकर बाबा साहेब के सपनों को सच होते देखता है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना मान्यवर कांशीराम साहब ने 1984 में की थी और इसका उद्देश्य था दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एक मंच पर लाकर उन्हें राजनीतिक ताकत देना। यह वह समय था जब दलित समाज मुख्यधारा की राजनीति में हाशिए पर था। बाबा साहेब ने संविधान के जरिए दलितों को बराबरी का हक तो दिया, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर उनकी आवाज को दबाया जा रहा था। कांशीराम साहब ने इस दर्द को समझा और बसपा को एक ऐसा हथियार बनाया जिसने दलित बहुजन समाज को अपनी ताकत का एहसास कराया। मायावती जी ने इस मिशन को न केवल संभाला, बल्कि इसे गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचाया। उनके नेतृत्व में बसपा ने वह कर दिखाया जो कभी असंभव लगता था, उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में दलित नेतृत्व वाली सरकार बनाना। यह उस दलित बच्चे के लिए गर्व का क्षण था जो अपने स्कूल में बाबा साहेब की तस्वीर देखकर सपने बुनता था। यह उस मां की जीत थी जो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करती थी, यह सोचकर कि एक दिन वह भी सत्ता में हिस्सेदारी लेगा। मायावती जी के नेतृत्व में बसपा ने दलित बहुजन समाज में आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भावना जागृत की। यह केवल राजनीतिक जीत की बात नहीं थी, यह एक सामाजिक क्रांति थी। बसपा की सरकार में दलितों और बहुजन समाज के महापुरुषों को वह सम्मान मिला जो उन्हें पहले कभी नहीं मिला था। बाबा साहेब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और अन्य महापुरुषों के नाम पर जिलों, योजनाओं, विश्वविद्यालयों और स्मारकों का नामकरण किया गया। यह केवल नामकरण नहीं था, यह उस दलित युवा के दिल में गर्व की भावना थी जो अपने जिले के नाम में अपनी विरासत देखता था। यह उस बुजुर्ग की आंखों में चमक थी जो बाबा साहेब के नाम पर बने स्मारक को देखकर गर्व से सीना तान लेता था। मायावती जी ने यह साबित किया कि दलित समाज केवल वोट बैंक नहीं, बल्कि सत्ता का हकदार है। बसपा की सरकार में उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन की लहर दौड़ी। दलितों और बहुजन समाज के लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान को बढ़ावा देने वाली नीतियां बनाई गईं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गईं, जिनमें छात्रवृत्तियां, मुफ्त शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रभावी कार्यान्वयन शामिल था। यह उस दलित छात्र की जीत थी जो बसपा की सरकार में मिली छात्रवृत्ति के कारण अपनी पढ़ाई पूरी कर सका। यह उस परिवार की खुशी थी जो अपने बेटे को सरकारी नौकरी में देखकर गर्व महसूस करता था। मायावती जी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के सिद्धांत को न केवल नारा बनाया, बल्कि इसे नीतियों के जरिए जमीन पर उतारा। उनकी सरकार ने दलितों और पिछड़ों को वह सम्मान दिया जो उन्हें सदियों से वंचित रखा गया था। मायावती जी का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने दलित समाज को राजनीतिक ताकत दी। बसपा ने न केवल दलितों को वोट देने का हक दिलाया, बल्कि उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी दी। जब उत्तर प्रदेश में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और मायावती जी देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी, ये वह क्षण था जब हर दलित के दिल में गर्व की लहर दौड़ी। यह उस दलित महिला का सम्मान था जो अपने गांव में भेदभाव का शिकार थी, लेकिन मायावती जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखकर अपने सपनों को उड़ान देती थी। बसपा ने दलितों को यह एहसास कराया कि वे केवल मतदाता नहीं, बल्कि सत्ता के मालिक हैं। यह बाबा साहेब के उस मिशन की जीत थी
जिसमें उन्होंने दलितों को संगठित होकर सत्ता हासिल करने का मंत्र दिया था। बसपा की सरकार में दलितों और बहुजन समाज के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर सख्ती से कार्रवाई की गई। अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। यह उस दलित परिवार की राहत थी जो अत्याचार का शिकार होने के बाद भी न्याय की उम्मीद खो चुका था। मायावती जी की सरकार ने पुलिस और प्रशासन में दलितों और बहुजन समाज के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया, जिससे उनकी आवाज को ताकत मिली। यह उस दलित युवा की जीत थी जो अपने समुदाय के लोगों को सत्ता के गलियारों में देखकर गर्व महसूस करता था। बसपा ने न केवल दलितों बल्कि पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को भी अपने साथ जोड़ा। मायावती जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति अपनाकर यह साबित किया कि सामाजिक परिवर्तन तभी संभव है जब सभी वंचित वर्ग एकजुट हों। उनकी सरकार में सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए। यह उस गांव की कहानी थी जहां दलित और अन्य वंचित समुदाय एक साथ बैठकर अपने भविष्य की योजना बनाते थे। यह उस कार्यकर्ता का जोश था जो बसपा के नीले झंडे को थामकर गली गली जाकर लोगों को जोड़ता था। मायावती जी का नेतृत्व केवल सत्ता तक सीमित नहीं था, यह एक सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने दलित महिलाओं को विशेष रूप से सशक्त किया। उनके नेतृत्व में दलित महिलाएं न केवल वोटर बनी बल्कि राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने लगीं। यह उस दलित महिला का गर्व था जो अपने गांव में पंचायत चुनाव लड़कर सरपंच बनी। यह उस मां की खुशी थी जो अपनी बेटी को बसपा की रैली में भाषण देते देखकर गर्व से फूली नहीं समाती थी। मायावती जी ने दलित महिलाओं को यह एहसास कराया कि वे केवल घर की चौखट तक सीमित नहीं हैं, वे सत्ता के शिखर तक पहुंच सकती हैं। बसपा की सरकार में बाबा साहेब और अन्य बहुजन महापुरुषों के सम्मान में बनाए गए स्मारक और पार्क केवल पत्थर की इमारतें नहीं थीं, वे दलित बहुजन समाज की पहचान और गर्व का प्रतीक थे। लखनऊ का अंबेडकर स्मारक उस दलित युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत था जो वहां जाकर बाबा साहेब के संघर्ष को याद करता था। यह उस बुजुर्ग की आंखों में चमक थी जो अपने नाती पोतों को लेकर स्मारक में जाता था और उन्हें बाबा साहेब की कहानी सुनाता था। कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी का योगदान दलित बहुजन समाज के लिए एक मील का पत्थर है। उन्होंने बाबा साहेब के मिशन को न केवल जिंदा रखा बल्कि इसे गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले तक पहुंचाया। उनकी नीतियों और नेतृत्व ने दलितों में स्वाभिमान जागृत किया और उन्हें सत्ता का हकदार बनाया। यह उस दलित बच्चे की जीत है जो बाबा साहेब के नाम पर बने स्कूल में पढ़ता है। यह उस मां का गर्व है जो अपने बेटे को बसपा की रैली में नीला झंडा लहराते देखती है। मायावती जी और बसपा ने साबित किया कि दलित समाज केवल वोटर नहीं बल्कि सत्ता का मालिक है। ये बाबा साहेब के उस सपने की जीत है जिसमें उन्होंने दलितों को बराबरी और सम्मान का हक दिलाया। बसपा का यह योगदान हमेशा दलित बहुजन समाज के दिलों में अमर रहेगा। बहुजन समाज पार्टी देश की सच्ची अंबेडकरवादी पार्टी है, इसलिए बहुजन समाज को किसी के बहकावे में न आकर आखिरी सांस तक तन मन धन के साथ बीएसपी के साथ खड़े रहना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।